नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 मार्च 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से डिस्कस करूंगा। चूंकि आज संडे है तो एडिटोरियल डिस्कशन आज नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है ज्वाइंट स्टेटमेंट इशूड ऑन द ओकेजन ऑफ द विजिट। ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश गए, अभी बांग्लादेश गए हैं। बांग्लादेश से रिश्ते अच्छे करने की बात हो रही है। इंडिया बांग्लादेश के साथ रिश्ते इसलिए अच्छा करना चाहता है ताकि चाइना एक लिमिट से ज़्यादा घुसपैठ ना करे बांग्लादेश में। बांग्लादेश ऑब्वियस सी बात है इंडिया के साथ रिश्ते अच्छा करना चाहेगा, क्योंकि इंडिया से पैसों के रिस्पेक्ट में भी मदद है, बॉर्डर्स के रिस्पेक्ट में मदद है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में मदद है। बांग्लादेश को देखिए इंडिया की जरूरत है, इंडिया को भी बांग्लादेश की जरूरत है, बट बांग्लादेश को ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में चाइना एक लिमिट से ज्यादा बांग्लादेश में ना घुसे, इसलिए इंडिया भी अच्छे रिश्ते करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट्स हुए हैं। एक तो ये बोला गया है कि भाई एक मेमोरियल बनाया जाएगा आशुगंज नाम की जगह पे बांग्लादेश में। इस मेमोरियल का काम क्या होगा कि भारत के वीरों ने, जिन्होंने अपने सैक्रिफाइसेस दिए थे बांग्लादेश के कॉज के लिए, बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, उनके लिए बांग्लादेश आशुगंज में एक मेमोरियल बनवाएगा, जिससे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी थी उनको याद किया जाएगा। उसके बाद टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप, मतलब 50वीं वर्षगांठ को मार्क करने के लिए दोनों लोग कॉमोमेरेटिव पोस्टेज स्टैंप्स निकालेंगे। ये बोला गया है कि भाई इंडिया और बांग्लादेश मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस की तरह मनाएंगे। ये 6 दिसंबर वो डेट है जब 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। इंडियन साइड ने यह भी अनाउंस किया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बंग बंधु नाम की एक चेयर बनाई जाएगी। चेयर क्या होता है? चेयर आप समझ सकते हो, एक प्रकार का डिपार्टमेंट होता है जिसमें कुछ सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होते हैं और वो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बंग बंधु चेयर बनाई जा रही है। कहने का मतलब ये कि इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते से रिलेटेड, बांग्ला लैंग्वेज से रिलेटेड, शेख मुजीबुर रहमान से रिलेटेड चीज़ों को कुछ हद तक ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाया जाएगा, इसलिए बंग बंधु चेयर बनाई जाएगी। और वहाँ पर कुछ फैकल्टीज़ होंगी जो कि इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों में और उससे एसोसिएटेड चीज़ों में एक्सपर्ट्स होंगी और वहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगी, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। फिर इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों को अच्छा करने के लिए रिसेंटली एक और चीज़ उठ के आ रही है कि जो बंग बंधु है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बांग्लादेश के फादर ऑफ बांग्लादेश नेशन इनको बोला जाता है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इनकी बायोपिक बनाई जा रही है और ये बायोपिक इंडिया के फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल साहब बना रहे हैं। इस बायोपिक पे काम शुरू हो चुका है और अपने शेड्यूल के हिसाब से पूरी भी हो जाएगी। फिर पोर्ट ऑफ कॉल हो रहा है। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल में मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो शिप है वो समुंदर में सेल कर रहा है। अभी वो शिप अनलिमिटेड तरीके से समुंदर में सेल नहीं कर सकता, उसको फ्यूल की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है क्रू के लिए, और भी बहुत सारे रीइंफोर्समेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, क्रू को थोड़ा रिलैक्स करना होता है, हमेशा वो सी के एनवायरमेंट में नहीं रह सकते, तो इसलिए पोर्ट ऑफ कॉल होता है। तो पोर्ट ऑफ कॉल मतलब एक शिप जो समुंदर में तैर रहा है, वो जो पास के पोर्ट में जाएगा अपने रीइंफोर्समेंट के लिए, उसको पोर्ट ऑफ कॉल बोला गया। अभी जो इंडियन नेवल शिप है सुमेध और कुलिश, उन्होंने 8 से 10 मार्च 2021 को ये जो बांग्लादेश का मोगला पोर्ट है यहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल किया। यहाँ पे जाके उन्होंने अपने रीइंफोर्समेंट कराए। एट द सेम टाइम बांग्लादेश की नेवी का एक शिप विशाखापट्टनम में जाके पोर्ट ऑफ कॉल करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ज्वाइंटली सेलिब्रेट किया जा रहा है बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की 50वीं वर्षगांठ को। फिर यहाँ पे जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, ठीक है ना, इनके ही लीडरशिप के अंदर आप देखोगे कि जो बांग्लादेश के इंडिया के साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो शेख हसीना जी ने इंडियन साइड से एक रिक्वेस्ट की थी कि बांग्लादेश का एक प्रपोजल था, एक रोड जाती है मुजीब नगर से नाडिया ऑन द बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर। तो बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर में मुजीब नगर टू नादिया जो सड़क जाती है, इस सड़क का नाम रखने को बोला था शादीनोता शुरुक। तो इंडिया की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया कि हाँ भाई, इस सड़क का नाम हम लोग शादीनोता शुरुक रख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे नजर होते हैं। एक जगह है जहां पे बांग्लादेश को इंडिया के साथ काफी ग्रजेस हैं, वो है तीस्ता वाटर के पानी की शेयरिंग। बांग्लादेश की हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि इंडिया की तरफ पे तीस्ता का बहुत सारा पानी यूटिलाइज कर लिया जाता है, जिसके चलते बहुत कम पानी बांग्लादेश के अंदर पहुंचता है। तो बांग्लादेश का ये बोलना है कि भाई हमारे यहाँ भी बहुत गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनकी लाइवलीहुड बहुत हद तक इस तीस्ता के पानी पे डिपेंड करती है। तो तीस्ता रिवर बेसिन में जो पानी का अलॉटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। बांग्लादेश से रिलेटेड मैं कुछ और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है, एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी जहां पे तीस्ता रिवर वाले इशू को मैं डिस्कस करूंगा। और एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जहां पे अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बांग्लादेश गए तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुए,
तो वो बांग्लादेश का कौन सा फैक्शन है जो इंडिया से रिश्ते अच्छे खराब करना चाहता है, जो ये नहीं चाहता कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहें, ये प्रोटेस्ट क्यों हुए मोदी जी के अगेंस्ट, इन सब चीज़ों को भी मैं एक अलग सी वीडियो में समझाऊंगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स भी शुरू हो चुकी है, लगभग 5 से 6 वीडियोस में ऑलरेडी उसमें अपलोड कर चुका हूँ। सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आज वीडियोस अपलोड करूंगा। तो इस प्रकार की बहुत सी वीडियोस आपको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। कुछ 20-25 वीडियोस आपको और वहाँ पे मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स को जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए, और जो भी मैं लेक्चर्स बनाता हूँ उनके लिंक्स भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब हर वीडियो के लिंक नहीं भेजता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम। देखिए, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, इसने मध्य प्रदेश टूरिज्म एंड इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो के साथ मिलकर माइस को ऑर्गेनाइज किया है। माइस मतलब MICE, MI में CE में M है मीटिंग्स, I है इंसेंटिव, C है कॉन्फ्रेंसेस, E है एग्जीबिशंस। तो ये माइस रोड शो मीट इन इंडिया निकाला गया है खजुराहो मध्य प्रदेश में। अभी इस माइस का क्या मतलब है, क्यों ये माइस स्कीम लेके आई जा रही है? तो ये जो माइस रोड शो हुआ है, बेसिकली ये जो स्कीम लाई जा रही है आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम, इस आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम को एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह लागू किया जाएगा। पूरा खर्चा इसमें केंद्र सरकार करेगी। यहाँ पे देश के कुछ आइकॉनिक डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको हॉलिस्टिक प्रकार से डेवलप किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के और भी प्रोग्राम्स पहले इंडिया में चलाए गए हैं। उसके अगर आप बात करो तो इस स्कीम का टारगेट क्या है, तो भाई इंडिया में टूरिज्म को बढ़ाना है और इन टूरिस्ट साइट्स को कुछ इस प्रकार से डेवलप करना है कि देश में जो दूसरी टूरिज्म साइट्स हैं वो इनके डेवलपमेंटल मॉडल को फॉलो करें। और उसके साथ साथ इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री होगी वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एट द सेंटर, और इसमें कुछ और मिनिस्ट्रीज मदद करेंगी, जैसे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, रेलवेज मिनिस्ट्री। ठीक है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अपना एक कैंपेन लॉन्च किया था, मीट इन इंडिया। ये जो मीट इन इंडिया कैंपेन है ये खजुराहो से लॉन्च किया गया था। ठीक है, खजुराहो वन ऑफ द आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है देश की। इंडिया में माइस का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन चलता है, उस इनक्रेडिबल इंडिया में इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। बट मीट इन इंडिया एक प्रकार का सब ब्रांड है। मीट इन इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं, तो इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस का जो वेन्यू है वो इंडिया को बनाया जाए। कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है इन्वायरमेंट की फील्ड में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में या किसी भी और फील्ड में, तो उसके लिए सेंटर इंडिया को बनाया जाए। तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में कंडक्ट करवाया जाए, इसलिए माइस प्रोग्राम या फिर मीट इन इंडिया प्रोग्राम लेके आया गया है एज अ सब ब्रांड ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल इंडिया ओवरऑल इंडिया की टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, और इस टूरिज्म पोटेंशियल के अंदर दुनिया भर की मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाए, इसके लिए एक सब प्रोग्राम चलाया गया है जिसको बोला गया है यहाँ पे माइस। अभी के लिए जो आइकॉनिक डेस्टिनेशन स्कीम है, इसके अंदर कौन कौन सी जगहें कवर हुई हैं, तो ताजमहल और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, अजंता एंड एलोरा केव्स महाराष्ट्र में, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार दिल्ली में, कोलवा बीच गोवा में, अजमेर फोर्ट राजस्थान में, सोमनाथ ढोलावीरा एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, हम्पी कर्नाटका में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, काजीरंगा आसाम में, कुमारकोम केरला में, कोणार्क ओडिशा में और महाबोधि टेम्पल बिहार में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट चलते हैं द बिहार पुलिस बिल एंड इट्स प्रोविजंस। देखिए, एक बिल आया है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। ये बिहार की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेके आई है। अब जब बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल आया तो थोड़ा लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है। देखिए, जो बिहार की पुलिस है ना, इसको एक प्रकार की बिहार मिलिट्री पुलिस बनाना है, जो कि वेल ट्रेंड हो, फुल्ली इक्विप्ड आर्म पुलिस हो। तो बिहार की पुलिस में पुलिसमैन को देख के लोग बोलते हैं कि भाई इनकी तो तोंद निकली हुई है, कोई फिजिकल फिटनेस ही नहीं है, बैठ के ये लोग पान चबाते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो इमेज है बिहार पुलिस की, इसको हटा के इसको एक मिलिट्री पुलिस में कन्वर्ट करना है, जिसकी मल्टी डोमेन एक्सपर्टीज हो और स्टेट की डेवलपमेंटल नीड्स को और बाकी नीड्स को भी पूरा कर सके। अक्सर कर ये देखा है कि भाई बिहार के कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एसेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए हमें सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस, मतलब बिहार को सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस को सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए कभी कभी पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए
ये जो बिहार मिलिट्री पुलिस है, इस बिहार मिलिट्री पुलिस को बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बनाया जाएगा और इस बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी जाएंगी। कुछ इसके जो काम होंगे वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जैसे होंगे, ताकि स्टेट में जो भी कॉमर्शियल एसेट्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको सेफगार्ड करने में ये बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस मेन रोल प्ले कर सके। इस फोर्स का मैंडेट क्या क्या होगा, ये क्या क्या कर सकती है? तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जो कि पुलिस का मैंडेट होता है, वो तो होगा ही होगा। एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करना, ensuring the better protection and security of specified establishment in such manner as may be notified and performed such other duties as may be notified। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो भी इस बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस को ताकत देगी, ये इस बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस को करना पड़ेगा। इस स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स के पास ताकत होगी सर्चेस कंडक्ट करने की और अरेस्ट करने की विदाउट एनी वारंट। और अगर किसी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर द्वारा कोई गलत चीज़ हो जाती, कोई ऑफेंस हो जाता है, तो उस ऑफेंस के चलते कोर्ट्स इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकती। मतलब अगर कोर्ट को लिमिटेड डोमेन में अगर बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना है, तो भाई कोर्ट को प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन लेनी पड़ेगी। प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन के बाद ही कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। यही बात क्या गया कि भाई बिहार में इस प्रकार का मिलिट्री पुलिस को आप स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स में क्यों बदल रहे हो? तो भैया स्टेट की जो डिपेंडेंस है सेंट्रल फोर्सेस पे वो बढ़ रही है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड स्पेशल पुलिस फोर्स की जरूरत बहुत लंबे समय से महसूस हो रही है, ताकि स्टेट को सेफगार्ड किया जा सके। प्रॉब्लम ये है इस बिल में कि भाई ये बिल कुछ एब्सोल्यूट पावर्स देता है पुलिस पर्सनल को। पुलिस पर्सनल्स को लिमिटेड डोमेन में एब्सोल्यूट पावर्स मिल रहा है। और जो सेक्शन 15 है इस एक्ट का, कौन से एक्ट का? बिहार स्पेशल पुलिस बिल या बिहार पुलिस बिल का। ये जो सेक्शन 15 है ये बोलता है कि अगर स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने इस पर्टिकुलर बिल, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल के अंदर कोई एक्शन किया, तो उस एक्शन के अगेंस्ट कोर्ट सीधे सीधे उस ऑफिसर को सजा नहीं दे सकता। कोर्ट सीधे सीधे उस ऑफिसर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं चला सकता। इन्वेस्टिगेशन चलाने से पहले आपको बिहार की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि बिहार की सरकार ने यह भी बोला है कि ये जो बिल है ये कुछ लिमिटेड इलाकों में ही अप्लाई होगा। इट विल अप्लाई ओनली टू सर्टेन एरियाज, और ये बिहार के कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में ही अप्लाई होगा। तो मतलब बिहार की सरकार ये बोल रही है कि ये जो बिल की एक्स्ट्रा पावर्स दी जा रही है पुलिस को, ये कुछ लिमिटेड एरियाज में अप्लाई होंगी, कुछ लिमिटेड आप कह सकते हो लोकेशंस, मतलब बिहार की कुछ जगहों पे और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एसेट्स को बचाना, कोई बड़ा पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का केस देखना। लेकिन प्रॉब्लम ये कि स्पेसिफाई नहीं किया गया कि बिहार में कौन सी जगहों पे और पर्टिकुलरली कौन सी चीज़ों में, तो कौन से पब्लिक ऑर्डर के इश्यूज में और बिहार की किन स्पेसिफिक लोकेशंस में इस प्रकार की एक्स्ट्रा ताकतें दी जाएंगी पुलिस के मेंबर्स को, ये इस बिल में स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत आ गई कि वो किसी भी प्रकार से इस पुलिस का इस्तेमाल कर सकती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट सीक्स डिस्क्लोजर ऑफ क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होल्डिंग्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने देश में जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनको मैंडेटरीली ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप अपनी डीलिंग्स को डिस्क्लोज करिए इन क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये बोलना है कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर कोई भी वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डीलिंग है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताना पड़ेगा। तो आपको पता है कि हमारा जो सरकार है वो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए आमादा है, और यहाँ पे रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी में अगर कुछ एक्शंस की बात की जाए तो ये एक मेजर स्टेप है, और कहीं ना किसके चलते आगे वाले समय में क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो अगर किसी कंपनी को क्रिप्टो करेंसी के रखने से नुकसान हुआ है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, कितनी करेंसी और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस कंपनी की बैलेंस शीट से कितना पैसा निकाला है, कितना पैसा डिपॉजिट किया है, किस लिए, इस क्रिप्टो करेंसी या किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी में डील करने के लिए, तो वो सरकार को बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्राइवेट कंपनीज जो भी डीलिंग कर रही हैं उसकी रिपोर्टिंग सरकार को देनी पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसीज क्या है? तो भाई ये डिजिटल करेंसीज हैं जिनमें इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज लगती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के चलते पहली बात तो इन करेंसीज की खास बात ये है कि इनको कोई इशू नहीं करता, ये जनरेट भी हो जाती हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी को जनरेट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है नहीं, किसी एक देश की सरकार इनको इशू करती नहीं, किसी एक देश की सरकार का इनके ऊपर कंट्रोल है नहीं। ब्लैक मार्केट में और डार्क वेब में इनका गलत प्रयोग हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी मेरा नाम हर्षित द्विवेदी साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको पर्टिकुलर वीडियोस मिल जाएंगी।
जनरल स्टडीज पेपर थ्रू में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया, नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग में और साइबर सिक्योरिटी में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है निसार, द जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन। नासा और इसरो मिलकर एक सैटेलाइट बना रहे हैं निसार। अब ये आज की न्यूज़ नहीं है, ये सितंबर 2014 से न्यूज़ चल रही है। क्या है निसार? इट इज़ ए एसयूवी साइज्ड सैटेलाइट। एसयूवी क्या होती है? एसयूवी मतलब कि ये जो बड़ी बड़ी लंबी वाली गाड़ियाँ होती है, तो होंडा सिटी आपका सेडान वर्जन, ये क्या है? एसयूवी है। तो एसयूवी की साइज़ की एक सैटेलाइट डेवलप की जा रही है यूएस और इंडिया के द्वारा। यूएस की नासा और इसरो ने मिलकर 2014 सितंबर में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें इस निसार को बनाने की बात हुई थी। इसमें नासा ने बोला था कि हम एक रडार प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट के लिए, एक हाई रेट कम्युनिकेशन सबसिस्टम प्रोवाइड करेंगे साइंस डाटा के लिए, जीपीएस रिसीवर्स प्रोवाइड करेंगे और पेलोड डाटा सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। इसरो ने बोला था कि इसरो स्पेसक्राफ्ट बस प्रोवाइड करेगा, सेकंड टाइप ऑफ रडार जिसको एस बैंड रडार कहा जाता है ये प्रोवाइड करेगा, लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करेगा और एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और दोनों नासा और इसरो मिलकर इस निसार को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो निसार है इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर फ्रॉम श्रीहरिकोटा इंडिया। नियर पोलर ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा और हर 12 दिन में अर्थ का पूरा चक्कर काट के अर्थ के सरफेस की मैपिंग कर देगा कंप्लीटली। इस अर्थ की मैपिंग करने से आइस शीट्स का, सी आइस का और हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या क्या चीज़ें हैं ये सब नज़र आ जाएंगी। क्योंकि इतनी तगड़ी कैपेबिलिटी बताई गई सैटेलाइट की कि हमारे अर्थ की सरफेस में एक टेनिस कोर्ट के आधे साइज़ की ज़मीन लीजिए, तो इस टेनिस कोर्ट के आधे साइज़ की ज़मीन में अगर 0.4 इंच का भी मूवमेंट हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल का, तो वो भी सैटेलाइट पकड़ लेगा। देखिए क्या बोला है, इट विल डिटेक्ट मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट सरफेस एज स्मॉल एज 0.4 इंचेस। ठीक है, तो मतलब आधे टेनिस फील्ड में अगर 0.4 इंच का भी कोई मूवमेंट हुआ है अर्थ के सरफेस पे तो ये सैटेलाइट डिटेक्ट कर लेगा। अब आपको पता है कि 12 दिन में पूरे अर्थ का चक्कर काटेगा, 12 दिन में अर्थ का चक्कर काट के फोटो खींच लेगा। फिर जब अगले 12 दिन में चक्कर काटेगा और उसकी जो फोटो खींचेगा, इन दोनों फोटोज को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि आइस शीट्स की मूवमेंट क्या हुई है, वेजिटेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम आई है, और भी बहुत प्रकार के ऑब्जर्वेशन इस निसार के थ्रू किए जा सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर एक न्यूज़ है, चाइना ईरान साइन 25 ईयर्स स्ट्रेटेजिक पैक्ट। चाइना और ईरान ने 25 साल का स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया। और ये पैक्ट कब साइन किया गया? जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 6 नेशंस की विजिट में निकले वेस्ट एशिया में, सबसे पहले गए हैं ये आपका ईरान। ओके, यहाँ पे एक मेजर पुश है, चाइना ईरान का सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं चाइना अकेले के लिए ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाइना और रशिया मिलकर ईरान का सपोर्टर है। रिसेंटली चाइना और रशिया की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है चाइना में, और वहाँ पे यूएस को चाइना और रशिया का जॉइंट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आप अनकंडीशनली रिटर्न करिए टू द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जिससे पुल बैक कर लिया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके चलते फिर से सैंक्शंस लगा दिए गए ईरान के ऊपर, अभी भी ये सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। इन सैंक्शंस को ईरान के ऊपर से तुरंत विड्रॉ करिए, ये जॉइंट स्टेटमेंट के थ्रू चाइना रशिया दोनों बोल रहे हैं। बाइडेन के ऊपर भी प्रेशर है कि वो सैंक्शंस को विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन बाइडेन क्या बोल रहे हैं कि भाई ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे। तो पहले तुम वाले केस में कुछ हो नहीं पा रहा है। यहां पे बाइडेन को सैंक्शंस विड्रॉ करने चाहिए। उसका रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली विड्रॉ किया था जीसीपीओए से, तो गलती अमेरिका की थी, तो अमेरिका को भुगतान करना चाहिए। ईरान को तो ऑब्वियस सी बात है, डाउट होगा ना कि हम फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, फिर से ये अपनी बात पर से पलट गए। इसके चलते अभी रिसेंटली चाइना ने यह भी प्रपोज किया है, चाइना और रशिया ने, कि एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें वेस्ट एशिया में और बाकी दुनिया में जो भी कंट्रीज हैं जिनके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स निकल के आते हैं, तो भाई वो भी हमारे इस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब चाइना रशिया मिलके एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जो यूएस या उसके साथी देशों से थोड़ी बहुत भी डरती है तो वो हमारे रीजनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में आ सकती है। तो एक प्रकार का क्वाड के अगेंस्ट एक स्टेप सा आता नजर आ रहा है, किसकी तरफ से? चाइना की तरफ से। फिर चाइना ईरान ने यह भी बोला है कि हम रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट करेंगे ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, एनर्जी, इंडस्ट्री, सर्विसेज में। चाइना रशिया ने भी ये बोला है कि भाई हम इन फील्ड्स में एक दूसरे के ऊपर रेसिप्रोकल इन्वेस्ट करेंगे। चाइना वाले रशिया में करेंगे, रशिया वाले चाइना में करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, चाइना वाले रशिया में ज्यादा करेंगे और चाइना ईरान में कर रहा है। चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर के दम पे कर रहा है जो कर रहा है। यहाँ पे ईरान की न्यूज़ है, तो ईरान के बॉर्डर्स देख लेते हैं एक बार। नॉर्थ में ईरान के है कैस्पियन सी, साउथ में आ जाइए तो है आपका अरेबियन सी। ये स्ट्रेट कौन सी है ये मुझे बताइए, ये समुंदर कौन सा है ये मुझे बताइए। फिर ईरान की बाउंड्रीज को देख लें तो नॉर्दर्न साइड पे अजरबैजान नजर आ रहा है,
ठीक है। इसके ऊपर छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे अर्मीनिया से लगता है। एक और छोटी यहाँ पे इतनी छोटी सी टेरिटरी है जो कि अजरबैजान के कब्जे में है। फिर आप देखो तो ईरान का एक बड़ा बॉर्डर टर्की के साथ भी लगता है, वेस्ट में इराक के साथ इसका बॉर्डर लगता है, ईस्ट में और नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान के साथ, ईस्ट में अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो ईरान के बॉर्डर लग रहे हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक और आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान।